हेलो बच्चों। कल तक जो है क्लास में मैंने जितना आपको पढ़ा दिया था इंटर हेलोजन मतलब हेलोजन या 17th ग्रुप, उसमें मैंने आपको जो है ऑलमोस्ट पूरा एनसीईआरटी करा दिया था। एनसीईआरटी में जो चीज बच गई थी वो बच गया था इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, बस ये एक सिंगल टॉपिक बचा हुआ था। और पर एनसीईआरटी में एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हेलोजन फैमिली में आते हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिए हुए हैं, और मेरा मानना ये है कि इसके बारे में छोटा मोटा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कभी भी, भले वो एनसीईआरटी में ना दिया हो। जैसे कि हम बात करें कि एक चीज उसमें दी हुई है जो सूडो हेलाइट्स के बारे में नहीं दिया एनसीईआरटी में, इसके अलावा जो है वो पॉली हेलाइट्स के बारे में भी ज्यादा कुछ बात सच नहीं की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला टॉपिक जो है वो हम लोगों को एक बार पढ़ लेना चाहिए। ये 3 टॉपिक हैं जो आज हम मेनली कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा सूडो हेलाइट्स, इसके अलावा इंटर हेलोजन कंपाउंड और पॉली हेलाइट्स। ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो लेट अस स्टार्ट विद दीज 3 टॉपिक्स। अच्छा, उसके पहले जो चीजें कुछ और एक दो मेंशन करना बची हुई थी वो मैं आपको बता दूं। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन में आपको पढ़ा चुका था, और मैंने मिडिल रो एनोमली पढ़ाया था जिसमें बताया था कि ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं, है ना। मिडिल रो एनोमली में ये बात हम लोगों ने की थी। अब यदि बात की जाए तो कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट जैसे होती हैं, जैसे कि मतलब ये OCl2 और ClO2 का बॉन्ड एंगल के बारे में पहले एग्जाम में आ चुका है कि किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होता है। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है, मतलब टोटली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। यहाँ डबल बॉन्ड रिपल्शन है और यहाँ लार्ज साइज ग्रुप का रिपल्शन। अब दो की कंपैरिजन नहीं कर सकते अपन ऐसे सच ना, बट चूंकि अब पूछा हुआ है तो ये 110 डिग्री होता है और ये 111 डिग्री होता है। हालांकि मैं वापस से आपको बोल दूं कि ये कंप्लीटली एक फैक्चुअल बात है, मतलब कोई जस्टिफाई कर सकता है आफ्टर नोइंग द आंसर, बट बिफोर नोइंग द आंसर किसी के लिए कहना बहुत मुश्किल है कि इनमें से किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। अब आप समझ जाओ किसका बॉन्ड एंगल बड़ा है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये फैक्ट है, मतलब ऐसा समझ लो, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी कंसेप्ट की बात सच नहीं थी। चलो, इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं जो ऑक्साइड्स में है। जैसे कि Cl2O6 होता है, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है Cl2O6 का। आप समझ गए Cl ने 7 बॉन्ड बनाए हुए, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 0 हो गई, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन अब कोई बचा ही नहीं। Cl ने 7 बॉन्ड बना लिए, साथ ही उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो अनपेयर हो सकते हैं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p5 3d0। तो आपके पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद में इधर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इधर मैंने ये d ऑर्बिटल एक्सटेंड कर दिया। जो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं भाई। एक ये ऊपर जा सकता है तो 3 हो जाएंगे, एक ये ऊपर चला जाएगा तो 5 हो जाएंगे, और एक ये ऊपर चला जाएगा तो टोटल 7 हो जाएंगे। उसके नीचे वाले जो हैं, जैसे कि 1s2 2s2 2p6, ये तो अनपेयर होंगे नहीं क्योंकि इनर शेल वाले हैं, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट एज सच नहीं करते हैं। तो एट लास्ट यू विल हैव 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नॉट मोर देन दैट। आई होप सो इतनी बात सब लोगों को पता होगी। इस स्टेज तक आते आते इतनी बात सबको पता लगी जाती है, ठीक है। 4 5 7, ठीक है ना। तो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पर यदि ये वेपर स्टेट में जब होता है तो ये पैरा, अब तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर। पर जब ये अपनी वेपर स्टेट में होता है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो वेपर स्टेट में पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है? सो इट इंडिकेट्स दैट कि वेपर स्टेट में, इन वेपर स्टेट Cl2O6 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इन वेपर स्टेट Cl2O6 is paramagnetic in nature। तो इसका मतलब ये इस बात का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जरूर Cl2O6 वेपर स्टेट में टूट करके 2ClO3 बना लिया। अब ClO3 को यदि देखा जाए तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मैंने बॉन्ड बना दिए, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया। मतलब स्ट्रक्चर उतना सुंदर नहीं बना है, लेकिन आई सपोज दैट समझ में आ जाएगा। 6 बॉन्ड बनाने के बाद 6 बॉन्ड ये बना लेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर भी बच जाएगा। तो इसके कारण इसका पैरामैग्नेटिक नेचर हो सकता है, ठीक बेटा।
इसके अलावा जो चीजें हमें और पता होनी चाहिए एज सच इस एरिया में, बहुत सारी बातें हैं जो मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ जितनी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लिटरेचर अनंत है, कितना भी हो सकता है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट बात है उतनी उतनी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद यदि हम देखें तो कल कुछ बातें जो पढ़ाई थी उनमें ही कुछ महत्वपूर्ण बातें कैसी हैं। जैसे अपन समझो कि एक था, हमने पढ़ा था HOCl, HOBr, HOI, इनका एसिडिक करेक्टर हमने पढ़ा था, याद करो। जैसे HOCl हो गया, HOBr हो गया और HOI हो गया। इनके एसिडिक करेक्टर की बात करें तो ये एक H+ आयन दे देगा तो बन जाएगा OCl नेगेटिव। ये भी बन जाएगा H+ आयन प्लस OBr, इधर नेगेटिव आ जाएगा, and this will form H+ ion plus OI नेगेटिव चार्ज। पहली बात तो यदि हम देखें तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके कारण ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके अलावा इधर बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है, ऑल्दो बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं होगी, मैं आपसे एक बात बोलूं, क्योंकि इधर 3 लोन पेयर हैं तो रिपेल करेगा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, लेकिन फिर भी बैक बॉन्डिंग होगी। अब बैक बॉन्डिंग जो हो रही है इधर 2p और 3p के बीच हो रही है, और इधर 2p और 4p के बीच, और इधर 2p और 5p के बीच हो रही है, तो ये वाली बैक बॉन्डिंग और ही ज्यादा बेकार होगी और ये वाली और ही ज्यादा बेकार होगी। करेक्ट है बेटा? तो इसलिए जो है इसकी स्टेबिलिटी दो कारण से है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेटर बैक बॉन्डिंग, बेटर बैक बॉन्डिंग। देयरफॉर ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए हम कह सकते हैं एसिडिक करेक्टर का जो ऑर्डर होगा या एसिडिटी का ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर HOCl मोर देन HOBr मोर देन HOI। सिमिलरली यदि बात की जाए तो HClO4, तो वो स्ट्रक्चर उसका कुछ ऐसा हो जाता है, Br लगा देते हैं ना, HClO4, HbRO4, HiO4। अगेन इनका एसिडिक करेक्टर ही देखा जाए तो एसिडिक करेक्टर इसी का ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज इस Cl के द्वारा ज्यादा स्टेबलाइज होगा और यहाँ रेजोनेंस भी बेटर मिलेगा। यदि इसका कॉन्जुगेट बेस आप बनाओगे तो दैट विल लुक समवट लाइक दिस। ये इधर से इधर बढ़िया, क्योंकि ये 2p 3p ओवरलैपिंग हो रही है, इनफैक्ट डी में जाएगा तो p नहीं होगा, डी होगा यहाँ पे, क्योंकि ये मतलब 7 तो पार्टिसिपेट कर लिए ना बेटा बॉन्डिंग में, तो अब तो डी ही ऑर्बिटल है जो खाली है, p तो खाली बचा नहीं है, तो 2p 3d ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर 2p 4d और वहां पर 5d, तो वो तो उतना सुंदर नहीं होगा, ये वाला रिलेटिवली ज्यादा सुंदर होगा। तो इसका एसिडिक करेक्टर इससे ज्यादा होगा, इसका एसिडिक करेक्टर इससे ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? ये किसकी बात की है मैंने तुमसे? ये बात की है एसिडिक करेक्टर की। ठीक, एक बात और करते हैं, इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की एक बात कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। यदि ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात की जाए तो HOCl, HOBr और HOI में जो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी यदि बॉन्ड देखे तो वो इधर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इधर, क्योंकि OCl में बॉन्ड रिपल्शन जो है, लोन पे रिपल्शन बढ़ सकता है, ये मतलब ज्यादा आसानी से ऑक्सीजन दे देगा, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इससे ज्यादा है, इसकी इससे ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर HOCl की ज्यादा है HOBr से देन HOI। इनफैक्ट ये E0 वैल्यू के आधार पे बताते हैं हम, लेकिन सिंपलिस्टिक तरीके से कैसे बता सकते हैं वो मैंने आपको इधर बता दिया है कि दिस मोर देन दिस मोर देन दिस, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेटर बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर देखा जाए
तो Cl is more electronegative, better resonance, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस बेटर रेजोनेंस, इसके कारण इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या कंपेयर हुआ था बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर हुई थी, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ था ये, और ये ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर हुई है। इधर मैंने क्या कंपेयर किया, इधर ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर की है। आई होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इस एरिया में नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम लोगों को पता ही होना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, वो भी एक्चुअल फैक्ट है, मतलब एक यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछ ले, हालांकि ये बात आपको पता है, चैप्टर रिडॉक्स वगैरह में पढ़ा देते हैं, HClO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ HClO3 से ज्यादा होता है, देन HClO2 से ज्यादा होता है, देन HClO से होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे +7 है, ये +5 है, ये +3 है, और ये +1 है। तो ऑब्वियसली मोर द electronegativity of the central atom or more the positive charge or more the oxidation state of the central atom, better the stability of the conjugate base। यदि हम देखें यहाँ पर तो उस से ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें है ये मतलब सरल, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बढ़िया, इनफैक्ट सभी के एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपसे अलग से बिल्कुल डिस्कस किए हैं। ठीक है बेटा। फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ पर हेलेट आयन भी होता है ना, यदि यहाँ पे दिखाई दे रहा हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ पर हेलेट आयन, पर हेलेट आयन। अब पर हेलेट आयन क्या होते हैं, पर हेलिक एसिड HClO4, HbRO4, HiO4, तो पर हेलेट आयन क्या होगा, ClO4 नेगेटिव, BrO4 नेगेटिव, IO4 नेगेटिव, करेक्ट है बेटा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ पर हेलेट आयन में थोड़ा सा मतलब ये हम बोलेंगे कि क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल है कि BrO4 नेगेटिव जो है इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, BrO4 नेगेटिव का ज्यादा है, IO4 नेगेटिव से ज्यादा है, ClO4 नेगेटिव से, ClO4 नेगेटिव से। तो पर हेलेट आयन की यदि ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें तो BrO4 नेगेटिव ग्रेटर देन IO4 नेगेटिव ग्रेटर देन ClO4 नेगेटिव, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ पर हेलेट आयन। और ये सब एक्सपेरिमेंटल है बेटा, क्योंकि यदि हम लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो हमको थोड़ा सा जो है हो सकता है कभी लगे कि नहीं ये जो है वो कैसे ऑर्डर आ सकता है। अब ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, हमको इसको याद ही करना पड़ेगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ पर हेलेट आयन, करेक्ट है बेटा, फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। E0 वैल्यू पे आधारित है, लिखने को मैं इसकी E0 वैल्यू वगैरह सब लिख के बता सकता हूँ, उससे भी आपको कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम में, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे BrO4 नेगेटिव के लिए एसिडिक मीडियम में 1.74 वैल्यू आती है, IO4 नेगेटिव के लिए 1.65 E0 वैल्यू आती है, और यदि E0 वैल्यू ClO4 नेगेटिव के लिए देखी जाए तो 1.19 आती है। और इस दौरान इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है, मतलब सामने वाले का ये क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गई, करेक्ट है बेटा। इसकी सबसे ज्यादा है E0 वैल्यू, फिर इसकी है, और फिर इसकी है। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको याद रखना है हमको। कई बार सोचते हुए जो है वो थोड़ा अलग लगता है, मतलब हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये डाटा ये वाला नहीं होना चाहिए, पर है, इतना डिस्कशन इसीलिए किया है क्योंकि ये है और हमें इसको याद रखना है। ठीक है ना बेटा, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट। ओके, अब और बात करते हैं। नाउ अब हम थोड़ा फोकस करते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज ऑन, आई सपोज ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे छोटे छोटे वो मैंने आपको बता दिए हैं सारे के सारे। अब हम लोग जो है थोड़ा फोकस करते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पे। सो नाउ लेट अस टेक इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स।
सो व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स? इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब जब दो हेलोजन मिलके कोई कंपाउंड बनाए तो उसको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल में बोल दूं, जैसे मैंने बोल दिया IF7, तो दो हेलोजन मिलकर के कंपाउंड बनाया भाई IF7, ठीक है ना। देखा जाए तो आयोडीन जो है लार्जर साइज का है, तो जो पहले लिखा जाता है वो लार्जर साइज का होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लार्जर साइज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव, है ना। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि दूसरा वाला छोटे साइज का होगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, तो नेचुरल सी बात है यार। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उसके कई मेथड हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने I2 की रिएक्शन Cl2 के साथ करा दी, क्या बड़ी बात है यार, 2ICl बन जाएगा। करेक्ट है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है सच नहीं है। इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक। और मेथड क्या हो सकता है, Cl2 की रिएक्शन, इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है रिएक्शन। ClF3 बना सकता है, ClF5 बना सकता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। F2 के साथ रिएक्शन करके ClF5 बना सकता है अलग अलग कंडीशंस में, depending upon how much fluorine you are providing and what is the temperature that you are holding, है ना, उसके आधार पर जो है बन सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार जो है वो जितना ज्यादा आप जो है I2 और F2 की रिएक्शन करा दो, इसको I2 कर देते हैं ना, I2 कर देते हैं, इसको ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि Cl के साथ 5 फ्लोरीन का स्टेबलाइज होना थोड़ा सा मुश्किल बात लगती है। खैर I2 प्लस F2 कर दिया, IF5 मिल गया, हमको ये भी पता IF7 भी मिल सकता है हमको, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब I2 की रिएक्शन यदि मैं Cl2 के साथ करा दूं, ICl3 मिल सकता है मेरे को, ठीक है ना बेटा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ICl भी मिल सकता है, ICl3 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपन आप Cl कितना ले रहे हो। हाँ, अब आप बोलो कि मैं ICl5 बना सकता हूँ, ICl7 बना सकता हूँ, तो वो बनाना मुश्किल पड़ जाएगा, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। Cl का साइज बढ़ा है ना बेटा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, और जो इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्टेरिक हिंड्रेंस को काउंटरएक्ट नहीं कर पाएगी, देयरफॉर हम नहीं बनाएंगे। लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल है कि क्या चीज बन सकती है। आइडियली स्पीकिंग तो ICl7 तक बन जाना चाहिए था, IBr7 तक बन जाना चाहिए था, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण वो नहीं बन पाएगा। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण नहीं बन पाएगा, ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हो गया। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट एज सच एग्जाम में कभी नहीं आते, है ना, भले क्लासेस में उन पर फोकस किया जाता हो या कई बार बातें की जाती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हमने देखा है कि एग्जाम में इन जनरल नहीं आते। ठीक है बेटा, चलो अब आगे और बात करें, इसमें और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग इन दैट, कोई मतलब भी नहीं है उनको डिस्कस करके। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इंटर हेलोजन कंपाउंड आर कोवलेंट गैसेस। क्यों भाई, कोवलेंट कंपाउंड है, ये बात सही है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो कोवलेंट कंपाउंड ही बनेगा, और कोवलेंट कंपाउंड आपस में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के द्वारा जुड़े होते हैं, सो दे आर गैसेस, दे आर कोवलेंट गैसेस, ठीक है ना। अब आगे बात करें तो कलर बात करें, कलर जो है, although many interhalogen compound of fluorine are colorless, those having heavier halogen are colored, ठीक है ना। many interhalogen compound of fluorine are colorless, but some heavier halogen containing interhalogen compound may have, इधर लिख देते हैं, may have color। अब ऐसा क्यों रहा होगा, एक्चुअली हम जानते हैं, मान लो मेरे पास I है और F है, तो आयोडीन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करेगा और फ्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज ग्रहण करेगा, ये पॉजिटिव। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये पॉजिटिव, जो नेट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर ज्यादा है, ये क्या करेगा, अपनी ओर पोलराइज करने की कोशिश करेगा, सच, ठीक है ना बेटा, करेगा ये भी कोशिश, इसका न्यूक्लियस भी इसको पोलराइज करने की कोशिश करता है, लेकिन मेनली पोलराइजेशन हम किसके द्वारा कराते हैं, कैटाइन के द्वारा कराते हैं, ना कि एनाइन के द्वारा। तो जब ये इसको पोलराइज करने की कोशिश करेगा, तो हमको पता है कि फ्लोराइड का पोलराइजेशन ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जबरदस्त तरीके से पकड़ के रखता है। तो चूंकि पोलराइजेशन ज्यादा नहीं होगा तो कलर भी नहीं आएगा, क्योंकि कलर आता है चार्ज ट्रांसफर के कारण, और चार्ज ट्रांसफर क्या होता है,
जैसे मान लो इधर आयोडाइड होता, तो आयोडाइड में और कोई कैटाइन सामने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा होता, फॉर एग्जांपल AgI, तो वो पकड़ के अपनी ओर खींचेगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हायर लेवल से लोअर लेवल पे लेके आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगी तो इट विल लूज सम एनर्जी, एंड इफ दैट फॉल्स इन योर विजिबल रीजन तो आपको कलर के रूप में दिखाई देगा। लेकिन फ्लोराइड में तो पोलराइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो कलर आपको नहीं देखा दिखाई। लेकिन जब आप हायर हैवियर वाले की बात करते हो, उससे बोला ना सम हैवियर इंटरहैलोजन कंपाउंड में हैव कलर, तो उस समय क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई बड़ा वाला हैलोजन आ सकता है, जैसे ब्रोमाइड आ गया, तो उसको ये थोड़ा पोलराइज कर सकता है, और पोलराइज करेगा तो देयर विल बी अ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, और यदि वो हमारे विजुअल रीजन में फॉल किया तो हमको कलर के रूप में दिखाई देगा। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कहना चाह रहा था, कि फ्लोराइड्स के साथ कलरलेस मिलता है, लेकिन कुछ हैवियर हैलोजेंस के साथ में कलरफुल मिल सकता है। ठीक है बेटा, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई जो कि हम मतलब एक बार डिस्कस कर ली इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। ठीक है बेटा, फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन। जनरली एक बात सोचो यार, दो हैलोजन आपस में मिल रहे हैं तो डेल्टा H फॉर्मेशन, क्या बहुत अच्छा कोई बॉन्ड बनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, इज लो, इज लो, डेल्टा H फॉर्मेशन इज लो। इंटर हैलोजन कंपाउंड की रिएक्टिविटी बेटा बहुत ज्यादा होती है, सभी हैलोजन से ज्यादा होती है एक्सेप्ट फॉर फ्लोरीन, दैट इज व्हाट एनसीईआरटी सेज। ठीक है बेटा, तो जो चीज की रिएक्टिविटी ज्यादा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसका डेल्टा H फॉर्मेशन ज्यादा नहीं रहा होगा, सो डेल्टा H फॉर्मेशन इज लो। दो हैलोजन आपस में मिलकर कितना अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है ना बेटा, दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, ओवरलैपिंग होगी। अब ओवरलैपिंग होने के बाद में उनमें एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि उनके ऊपर, दोनों के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तीन तीन लोन पेयर होते हैं, तीन तीन लोन पेयर का रिपल्शन भी आता है। सो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में जो है उनका डेल्टा H फॉर्मेशन ज्यादा नहीं हो सकता, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। सो दिस इज डेल्टा H फॉर्मेशन इज लो। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बीपी और एमपी की बात करते हैं अपन, है ना। तो चौथा ले लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी कोई बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए, बट एज सच थोड़ा बहुत इसमें क्या होती है, थोड़ी बहुत इसके अंदर पोलैरिटी होती है, तो पोलैरिटी के कारण इनका बीपी जो है थोड़ा सा हाइयर हो सकता है एज कंपेयर टू हेलोजेंस, एज कंपेयर टू हेलोजेंस बीपी क्या हो सकता है, थोड़ा सा हाइयर हो सकता है। लेट मी क्रॉस चेक दैट आल्सो। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ओके, दैट इज व्हाट इज सेइंग, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे कि अब कोई बोल दे IF और ICL वाले में किसका ज्यादा होगा, तो IF वाले का ज्यादा होगा। पर एक बात बोलूं, यहाँ भी सब्जेक्टिविटी रहती है, रीजन सिंपल ये है कि एक तरफ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस भी बढ़ाता है, तो आप श्योरिटी के साथ कभी ये बात 100% टाइम नहीं कह पाओगे, इसलिए बुक भी बहुत ज्यादा फोकस है सच इस पे नहीं करती है। ठीक है ना, तो बीपी के बारे में बात करें तो एज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीजेस बीपी इंक्रीजेस। ठीक है ना, ठीक ठीक पॉइंट है, मतलब नॉट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। इसके बाद बात करें इसकी, तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो अगेन थर्मल स्टेबिलिटी भी डेल्टा EN पर डिपेंड करेगी, है ना। जैसे कोई बोले कि थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, है ना बेटा, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो मेनली डिपेंड करती है डेल्टा EN पर डिपेंड करती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, दैट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करेक्ट है बेटा इतनी बात। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर हम देखें तो IF BRF CLF, है ना, यदि देखें किसी ने बोला IF बना दिया तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू BRF, एज कंपेयर टू CLF। करेक्ट बेटा, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। अब जैसे हमने देखा CLF इधर आ गया, है ना बेटा, इसके बाद में और यदि आगे बात करें जैसे ICL, है ना, ICL के बीच में कितने का डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव का, ये 3 है, और आयोडीन कितना है 2.5 है, तो 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का, यहाँ 1 का डिफरेंस है, सो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, ICL से ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यदि बात करें IBR में कितने का डिफरेंस है, तो हमको पता है कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.5, इसकी होती है 2.8, तो 0.3 का डिफरेंस है, इधर 0.5 का डिफरेंस था, तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका थर्मल स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे BrCl ले लिया, करेक्ट बेटा इतनी बात। अब Cl की 3 होती है, Br की 2.8 होती है, एनसीईआरटी का डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं कहीं एनसीईआरटी में 3.2 भी लिखा हुआ है, ये डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में शायद ये 3.2 लिख दिया, ठीक है ना।
खैर थर्मल स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डेल्टा EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और डेल्टा EN की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है फ्लोरीन जो है, इस वाले पोर्शन को मिटा दूं अब मैं, है ना, इसका भी यूज नहीं है, समझाने के लिए बताया था। जैसे कि आप देखो, आपने देखा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है? 4 होती है। क्लोरीन की कितनी होती है? 3 होती है। ब्रोमीन की कितनी होती है? 2.8 होती है। और आयोडीन की कितनी होती है? 2.5 होती है। और एस्टाटाइन की कितनी होती है? 2.2 होती है एज पर एनसीईआरटी। ठीक है ना? तो जितनी ज्यादा क्लियर है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा बच्चों, उतना ज्यादा क्या होगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा बच्चों, उतना ज्यादा क्या होगा? इनका थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, आई सपोज दैट इतनी बात सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके बच्चों। अब जो है इसके बाद यदि हम पढ़े तो हाइड्रोलिसिस, वो एक मेन टॉपिक यही था, हाइड्रोलिसिस। बाकी प्रॉपर्टीज में तो उतना कोई सब्सटेंस नहीं है, पर हाइड्रोलिसिस जो है मेनली हमको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ओके, शुभ भी गया ये। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, देखते हैं बेटा, लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं क्या हम हाइड्रोलिसिस कर पा रहे हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो मेरे पास Br आया और Cl आया और इसमें मैंने मिलाया HOH, करेक्ट है। आप याद करो, जब हम Cl2 को वाटर में रखते थे तो डिस्प्रोपोर्शन हो जाता था। जब Cl2 को वाटर में रखते डिस्प्रोपोर्शन हो जाता था, एक तरफ HCl बन जाता था, एक तरफ HOCl बन जाता था, करेक्ट है बेटा। तो इसमें Cl-1 में था और Cl+1 में था। अब इधर BrCl है, तो इसमें भी एक HX बनेगा और एक HOX बनेगा। अब बात यह है कि नेगेटिव चार्ज कौन ग्रहण करेगा? तो ऑब्वियसली Br और Cl में नेगेटिव चार्ज किसके पास जाए? कौन नेगेटिव चार्ज को ज्यादा होल्ड कर सकता है, Br या Cl? ऑफ कोर्स Cl। तो ये बनेगा HCl प्लस HOBr, HCl प्लस HOBr। आई सपोज दैट ये बात आपको समझ में आ गई होगी और किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा? आई सपोज दैट कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, ओके। और सोचने की कोशिश करें, मान लो मेरे पास Br है और Cl है, सो इसके ऊपर होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑब्वियसली इधर अटैक करेगा, और यदि इधर अटैक करता है तो इट विल बिकम BrOH H एंड Cl। इट विल हैव नाउ, इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर ने इधर अटैक किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। अच्छा, Cl जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जैसे ही इधर से इधर अटैक करेगा, तुम समझ रहे होगे, ये वाला बॉन्ड अपना नेगेटिव चार्ज लेकर के बाहर जाएगा और ये H प्लस इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करेगा नहीं। तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा। इधर से Cl नेगेटिव गया, उधर से H प्लस गया, दोनों मिलकर HCl बना लेंगे। सो HCl और बचा क्या? HOBr। मैकेनिज्म के साथ भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमको इसको सोचना है, और ऊपर वो भी बता दिया जो आपने क्लोरीन पढ़ के आए थे उससे कैसे सोचना है ना बेटा। अब देखो, चाहे मान लो तुम्हारे पास ICl3 है, करेक्ट है, और HOH तुमने यहाँ पर रिएक्शन किया, ठीक। तो हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास क्या है, ICl3 है, ये I है, ये Cl, ये Cl और ये Cl। आई होप सो दिखाई दे रहा है, यस दिख रहा है। अब मान लो मैंने यहाँ पर HOH का अटैक कराया, तो जब मैं यहाँ पर HOH का अटैक कराऊंगा बच्चों, तो ये लोन पेयर इधर अटैक करेगा, तो Cl बाहर निकल जाएगा। तो जब Cl बाहर निकला तो एक HCl बाहर निकला, और इधर क्या बन गया? यहाँ पर तुम्हारे पास बन गया IOH Cl Cl प्लस HCl, if I am not wrong। ये फिर इधर अटैक कराऊं, जब इसको फिर इधर ये नीचे की ओर जाएगा तो ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो फिर निकला एक HCl,
और ये क्या आ गया यहाँ तुम्हारे पास आ गया I डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl। फिर पानी का अटैक कराओ यहाँ पर, फिर जब पानी का यहाँ अटैक कराओगे तो इधर से इधर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास में? आपके पास बचेगा HO I डबल बॉन्ड O प्लस HCl। आई होप सो कुछ बात समझ में आई होगी। देखो बेटा, इधर अटैक किया, HCl बाहर निकल गया, OH जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? HiO2 प्लस HCl, HiO2 प्लस HCl। ये क्या था? ये था मैकेनिज्म। ये क्या था? ये था मैकेनिज्म। बट मैं आपको उसके अलावा ट्रिक भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन पहले अपन को एक मैकेनिज्म छोटा मोटा पता होना चाहिए। ठीक, ट्रिक क्या हो सकती थी बच्चों? ट्रिक बहुत सरल हो सकती थी यदि देखा जाए तो। HCl है, ट्रिक में ये हो सकता था कि यू हैड ICl3 और इसकी रिएक्शन तुम किसके साथ कराने वाले हो? इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराने वाले हो। ठीक, मतलब हाइड्रोलिसिस कराने वाले हो। करेक्ट है। 3 Cl बाहर निकालोगे, 3 Cl की जगह एक डबल बॉन्ड O आ सकता है और एक OH आ सकता है। बोलो हाउ? 3 Cl की जगह 3 सिंगल बॉन्ड थे ना, इसकी जगह क्या आ सकता है? एक डबल बॉन्ड O आ सकता है और एक OH आ सकता है। तो बस आई पे तुमको क्या जोड़ देना है? डबल बॉन्ड O जोड़ देना है और OH जोड़ देना है। जो 3 Cl निकले उनको 3 H के साथ भेज देना है, 3 HCl हो गया। करेक्ट है बेटा। अब यहाँ मान लो तुम ये ICl3 है, ICl3 की जगह मैं और कोई ले लेता हूँ, ClF5 ले लेता हूँ। करेक्ट है। ट्रिक तो तुम समझ गए, इतना बड़ा हाइड्रोलिसिस थोड़ी ना बार बार करोगे भाई। तो आप सोचो, आपको 5HOH लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 5F अपने साथ ले जाने वाला है, ले जाने वाले है ना बेटा। स्टेप वाइज कर दूं इसको? चलो स्टेप वाइज करता हूँ। ये HOH लिया क्योंकि ये भी तो एग्जामिनर पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, सबसे पहले 2F निकालो। 2F निकालोगे, सबसे पहले क्या करोगे तुम? यहाँ से 2F निकालो। यदि 2F यहाँ से निकालते हो, लेट मी फाइंड आउट द ट्रिक फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ पर ICl3 था, HOH था, ओके, यहाँ अटैक हुआ था, Cl गया था और यहाँ पर क्या आ गया था? OH आ गया था और 2 Cl बन गए थे, डबल बॉन्ड O आया था और Cl बना था। ठीक है, उसकी जगह डबल बॉन्ड O आ गया था। करेक्ट है बेटा, है ना? तो क्या होगा? 2F को भेजो, एक डबल बॉन्ड O को लगाओ, 2F को बाहर करो और एक डबल बॉन्ड O को लगाओ, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ClOF3 प्लस 2HF। अरे बोलो यार, 2F को बाहर निकाल दिया, 2F को बाहर निकाल दिया, उसकी जगह डबल बॉन्ड हो लिया। फिर आगे बढ़ाओ, फिर 2F को बाहर निकालो तो ClO2 हो जाएगा और एक F बच जाएगा प्लस 2HF बाहर निकल जाएगा। अब एक ही F बचा, एक ही F बचा, तो उसकी जगह क्या आएगा? OH आएगा। तो यू विल हैव HClO3। आई होप सो सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब ये मैंने क्यों किया? ये इसलिए किया जिससे आपसे यदि कोई ये पूछे कि ClF5 का हाइड्रोलिसिस होता है तो इसके फलस्वरूप कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, स्टेप वाइज। समझ लो, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, स्टेप वाइज। आई होप सो सब बच्चों को बात समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है ना? 2F निकाले, डबल बॉन्ड O लगा दिया, 2F और निकाले, डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब सिर्फ एक ही F बचा है, उसकी जगह OH लगा दिया। दैट इज इट। ठीक है, अब इसी ट्रिक के आधार पर मैं आपसे 4-5 दो 3 सवाल और करा देता हूँ। आई सपोज दैट उसके बाद हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, धनाधन। ओके भाई, हो गया। जब तक मैं बोर्ड मिटाता हूँ आप अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया करो, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ही है पढ़ाने का और खुद पढ़ने का कि
बीच बीच में छोटा छोटा 2-3 सेकंड का मतलब 2-3 मतलब 20-25 सेकंड का कुछ ब्रेक हमारा चलता रहना चाहिए ना, तो उससे दिमाग थोड़ा रिफ्रेश बना रहता है। पूरे टाइम यदि हम एकदम आंख गड़ा करके लैपटॉप में देख के या मोबाइल में देख के पढ़ते रहेंगे, थोड़ी देर में बोर्डम सेट हो जाता है और फिर अपन नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए सम टाइम जो एड्स आते हैं, मैं उन एड्स को भी देख लेता हूँ यूट्यूब पे बीच बीच में, क्योंकि वो हमको रिलैक्स कर देते हैं, मेंटली थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं उस समय के लिए। बिकॉज एकदम पूरे टाइम वीडियो देखना समटाइम्स कंसंट्रेशन का लॉस हो जाता है, अनलेस अंटिल वी आर वेरी वेरी मोटिवेटेड टू स्टडी, है ना बेटा। खैर जैसे जैसे एग्जाम आएगा आपको मोटिवेशन लेवल और ज्यादा बढ़ता जाएगा। खैर बेटा ठीक है ना। तो इतनी ट्रिक सबको समझ में आ गई। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। और क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लिया मैंने, मान लो मैंने ले लिया IF7 और मैंने बोला इसका हाइड्रोलिसिस हम करने वाले हैं, तो बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो बताओ बेटा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सोचो। ठीक है, करेक्ट है। सबसे पहले इधर से 2F हटा दिए तो 2HF बना दिया बच्चों, और प्लस क्या कर दिया मैंने, I एक O लगाया और F5 लगा दिया। करेक्ट है, एक O लगाया और F5 लगा दिया, 2F हटा दिया, तो आपका भी आंसर सही है। अब आप सोचो नेक्स्ट आंसर क्या हुआ। अगला हाइड्रोलिसिस किया, मान लो आपने इसका अगला हाइड्रोलिसिस किया, आप समझ गए, वेरी करेक्ट, एकदम सही आंसर। आप लोग खुद निकाल रहे होगा और आपका करेक्ट ही आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ IO2 F3, 2 गए, 2HF बन गया बेटा। एक और HOH लेके आते हैं, फिर 2HF निकाल दो तो क्या बन जाएगा, IO3 F प्लस 2HF। सिर्फ एक ही फ्लोरीन बचा है, मतलब वो OH आएगा, तो क्या आ जाएगा, HiO4 पर आयोडिक एसिड आ जाएगा। आई सपोज दैट आप सबने भी आंसर बिल्कुल यही निकाला है। ये आता है बेटा, HF बनेगा एक प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो बनने वाले हैं। तो ये थी रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, एडिशन रिएक्शन। यदि इंटर हैलोजन कंपाउंड की एडिशन रिएक्शन देखी जाए कि वो एडिशन रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है। खैर कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स में करा सकते हो आप। इसने मान लो ICl का एडिशन कर दिया, कोई बात नहीं यार, एक जगह जाके पॉजिटिव जोड़ देना, एक जगह जाके नेगेटिव I जोड़ देना, एक जगह Cl जोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चार बॉन्ड हो गए बिल्कुल, तो इट विल फॉर्म CH। ये क्या था, 3 था, हाँ, तो एक हमने ऐसे ही खाली वैलेंसी छोड़ के रखा हुआ था, तो इधर Cl आ जाएगा और इधर I आ जाएगा, तो खाली वैलेंसी छुटी, खाली वैलेंसी छुटी रहने दो। दिस विल बी द एडिशन प्रोडक्ट। कोई रॉकेट साइंस एज सच नहीं था इसमें, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार सी बात थी, ठीक है बेटा। यदि कोई पॉजिटिव नेगेटिव लगा दे और यहाँ पर एल्कीन में मान लो ये तो सिमेट्रिकल पोजीशन थी, अनसिमेट्रिकल पोजीशन हो तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वगैरह देख करके आप कर सकते हो। ऑल्दो IOC में वो सब आता नहीं है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप करते हो ज्यादातर समय, ठीक है ना बेटा। अब एडिशन रिएक्शन के बाद में उधर है ना, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, उस हिसाब से आप जोड़ लेना, ठीक है ना। हालांकि IOC में आता नहीं, एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ऑब्वियस सी बात है यार कि फ्लोरीन हेलोजन से कंबाइन पसंद करना चाहेगा कि किसी और से, ऑफ कोर्स किसी और से। तो हेलोजन से कंबाइन क्यों किया, ऑप्शन नहीं रहा होगा। आपने वही रिएक्शन कराई Cl2 और F2 की। फ्लोरीन तो चाहता था कि हाइड्रोजन से रिएक्शन हो जाए, सोडियम से रिएक्शन हो जाए, पर वो थे ही नहीं। चूंकि वो थे नहीं तो कैसे रिएक्शन होती, Cl और F ही थे तो ClF बना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो वही बना। परंतु यदि इसको ऑप्शन दिया जाए, उसके बाद में इंटर हैलोजन कंपाउंड को आप ऑप्शन दे दो किसी और एलिमेंट के साथ में, आपने सोडियम के साथ ऑप्शन दे दिया, तुरंत फ्लोरीन जो है सोडियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फ्लोरीन कहेगा मैं भी जाऊंगा, लेकिन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द फ्लोरीन, क्योंकि वो मजबूत बॉन्ड बनाएगा। तो लेट अस चेक इट आउट कि एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट यदि इंटर हैलोजन कंपाउंड का पार्ट फ्लोरीन है और वो सामने किसी के साथ जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो उससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और फर्स्ट जो अधिकार अपना जमाएगा इलेक्ट्रॉन लेने पर, वो फ्लोरीन जमाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे अधिक होती है। सो इट इज यूज्ड एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, दोज इंटर हैलोजन कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ फ्लोरीन ऑफ कोर्स। सो कौन, कहां, कैसे, जैसे मान लो आपके पास ClF है,
और सामने आप एल्युमिनियम को ले आए। अब आप खुद सोचो कॉमन सेंस से क्या बन सकता है ना। और मैं लगा देता हूँ, यूरेनियम को ले आए और लगा देते हैं, सल्फर को ले आए और बात करते हैं, पीयू को ले आए, प्लूटोनियम को ले आए। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, रोडियम कुछ भी लिख सकता था, लेकिन ये बुक्स में दिए हुए हैं, ये वाले लिख दिए आपके लिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है बेटा। और इन सब की रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूँ, ClF के साथ करा रहा हूँ, ClF के साथ करा रहा हूँ, ClF3 के साथ करा दूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद सोचो एल्युमिनियम को कितने फ्लोरीन चाहिए, 3 चाहिए, तो इधर बैलेंस करने के लिए तुम 3 लिख दो, तो 3 लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, AlF3 बन जाएगा बेटा, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा Cl2, 3/2 Cl2। अब 3/2 Cl2 लिखना अच्छा नहीं लगता, तो 3 Cl2 लिख देते हैं, तो इधर 2 कर देते हैं और इधर 6 कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो UF6 बन जाएगा, SF6 बन जाएगा, PUF6 बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें 2 मोल ले लेंगे, Cl2 गैस निकल जाएगी, किसी को कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर UF6 बन जाएगा, यहाँ पर SF6 बन जाएगा और यहाँ पर PUF6 बन जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही मोल की जरूरत है, इसमें 6 मोल की जरूरत है, 6 मोल की जरूरत है, और इन सब में 3 मोल Cl2 बाहर निकल जाएगा यदि मैंने बैलेंसिंग करेक्ट करी है तो। प्लस इधर क्या होगा, इधर भी Cl2 बाहर निकल जाएगा। सो दीज आर यूज्ड एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये फ्लोरीन Cl से बेहतर वाले कंपाउंड के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा स्टेबल टाइप का, सो दे आर यूज्ड एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अलावा एक्स एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और भी कई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम कर सकते हैं ये। आप बोलेंगे तो मैं इसको मिटा दूंगा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मैं आपसे बात करता हूं उस पर, ठीक है। तो आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है बेटा। अदर कौन से हो सकते हैं, अदर किन के साथ रिएक्शन कर सकता है, सब लॉजिकली चलना है अपन को, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब रट रहे हैं, मैंने भी नहीं रटा, आप भी मत रटो भाई, है ना। जैसे मान लो MgO के साथ रिएक्शन कराई, हम सोचेंगे क्या बनेगा, अभी तो सिर्फ लिख लेते हैं। ऐसे ही ClF3 की रिएक्शन Al2O3 के साथ कराई, सोचेंगे बाद में क्या बनेगा, है ना। इसके बाद में मान लो AgCl के साथ कराई, इसके बाद में हम देखते हैं यही रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई, ठीक है। और इसके बाद हमने ये रिएक्शन TiO2 के साथ करा दी, मान लो, है ना बेटा। उसके बाद में रिएक्शन जो है हमने करा दी SiO2 के साथ, एंड फाइनली रिएक्शन इसके साथ करा दूं, WO3 के साथ करा देता हूँ रिएक्शन। कोई और भी आप ले सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो लॉजिक पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिक पे चलते हुए क्या हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब ClF3 लूं, ये जरूरी नहीं है ClF भी ले सकता था, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सोचो यार, Mg है, O है, Cl है, F है, सबसे पहले 2 बेस्ट लोग जो एक दूसरे को चूज करने वाले हैं वो कौन, मैग्नीशियम और फ्लोरीन। मैग्नीशियम और फ्लोरीन करेक्ट है, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ऑल्दो एक बात मैं आपसे बोलूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने आप में एक बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, समझ रहे हो बात को, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही जबरदस्त होती है, अपने आप में बहुत स्टेबल कंपाउंड है। सोचने की कोशिश करेंगे रिएक्शन कैसे आगे बढ़ी होगी, है ना। तो लेकिन यदि रिएक्शन आगे बढ़ रही है, एग्जामिनर ने दी है और वो प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो भाई कौन रिएक्शन करेंगे, बेस्ट वाले Mg और फ्लोरीन आपस में, ये मेटल और ये नॉन मेटल, ये सबसे बड़ा नॉन मेटल, और इन सब में सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर मैग्नीशियम, तो पहला हक मैग्नीशियम का, फ्लोरीन का MgF2 बन जाएगा। अब सवाल उठता है कि O और Cl आपस में बॉन्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बात समझ लो बेटा कि ये काफी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, बिना टेम्परेचर बढ़ाए ही रिएक्शन होनी नहीं है, और उस टेम्परेचर पे मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता लॉजिकली कि OCl का बॉन्ड जो है कभी स्टेबलाइज होगा। उनमें OCl के अंदर आप पहले भी पढ़ चुके हो कि ऑक्सीजन और हेलोजेंस के बीच में कोई बहुत सुंदर बॉन्ड नहीं बन सकता, ऑक्सीजन और हेलोजेंस के बीच में कोई बहुत सुंदर बॉन्ड नहीं बन सकता। डेफिनेटली लॉजिक ये कहता है कि OCl2 ना बना के या O और Cl का कंपाउंड ना बना करके हम O2 और Cl2 बाहर कर दें तो ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लेट्स क्रॉस चेक कि ये बात सही है कि नहीं है। यस, आई एम करेक्ट। इधर हेलोजन है और O2 है। आई होप सो कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था वो क्यों करेक्ट थी। अब MgO स्टेबल Al2O3 भयानक स्टेबल होता है थर्मली बेटा, भयंकर स्टेबल होता है। हमने एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस में पढ़ा, लपक एनर्जी रिलीज करता है Al2O3 जब बनता है।
हाईली हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, समझ लो। एल, लेकिन रिएक्शन तो आगे बढ़ रही है। अब इस रिएक्शन की ड्राइव आगे क्यों रही होगी? एक टेम्परेचर बढ़ाया तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बॉन्ड सब बिगड़ना चालू हो जाएंगे, नई सिचुएशन में नए बॉन्ड बनेंगे। और एक बात मैं देखता हूँ कि Cl2 भी गैस है भाग सकती है, O2 भी गैस है भाग सकती है। तो ये ड्राइव ऑफ द रिएक्शन हो सकती है कि रिएक्शन आगे क्यों बढ़ी, क्योंकि प्रोडक्ट जो बना उसको आपने भगा दिया, तो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट साइड विल बिकम जीरो। क्यों? क्योंकि इधर की इस गिव्स फ्री एनर्जी किसके लिए जीरो हो जाएगी? इन तीनों के आपस में रिएक्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की गिव्स फ्री एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो भाग गए। जब है ही नहीं तो रिएक्टर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, इनका कंसंट्रेशन तो जीरो हो गया, तो गिव्स फ्री एनर्जी का ही एनर्जी। सो द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि आप किसी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप जो प्रोडक्ट बना उसको भगा दो। उसको भगाने के दो तरीके, या तो गैस बना के उड़ा दो, या प्रेसिपिटेट बनाकर उसको मीडियम से बाहर कर दो। यही दो तरीके हो सकते हैं। आई सपोज दैट यू अंडरस्टैंड दिस। तो वो दोनों भाग जाएंगे, MgF2 बन जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा? अब इधर आ जाओ। अब तो आप चैंपियन हो गए, अब आप समझ गए बात को क्या क्या खेला होना है। भाई एल्युमिनियम फ्लोरीन के साथ खेलेगा और ClO के साथ नहीं खेलेगा, Cl2 और O2 बनेगा। सो मैं यहाँ बना दूंगा AlF3 बना दूंगा, और इधर से गया Cl2 और इधर से गया O2। बैलेंस करते रहना, जिसको करना है केमिस्ट्री का, उससे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना? Clf3 Ag। अब सोचो Ag मेटल है तो ये क्या करेगा? AgF बना लेना चाहिए उसको, कायदा तो यही कहता है AgF बनाना चाहिए। और इधर क्या है? Cl है, Cl है, तो आपस में मिलकर के क्या बना लेगा? Cl2 बना लेगा, ऑक्सीजन तो था नहीं। अब अमोनिया है। अब सोचो, अब आप Al लिया, Mg लिया, Ag लिया, अब क्या नाइट्रोजन और फ्लोरीन आपस में खेलेंगे क्या? अरे नहीं यार, अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में खेलेंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन 3 है और ये 2.1 है, तो H और F के बीच का बॉन्ड ज्यादा अच्छा बनना चाहिए। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे? HF बना देंगे, हम HF बना देंगे। और इसी वक्त जो है क्या नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड अच्छा बनाएगा? तो हमको पता है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, NCl3 विस्फोटक होता है, पानी डालने में विस्फोट हो जाता है। और नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है। तो यदि यहाँ पर मैं इसके 2 मोल ले लूं तो इसकी बात बन जाएगी। ये क्या होगा बेटा? यहाँ पर इसके भी 2 मोल ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 6HF बाहर निकल जाएगा। दो नाइट्रोजन आपस में मिलकर के N2 बना लेंगे, क्योंकि NN ट्रिपल बॉन्ड काफी ज्यादा स्टेबल होता है। NCl3 बनाने की जगह नाइट्रोजन क्या करेगा? अब जब नई कंडीशन आई गई, जब सारे बॉन्ड टूट ही गए, तो अब ये ऑप्शन है कि हम जो है कौन सा बॉन्ड बनाए। N भी खाली पड़ा है, Cl भी खाली पड़ा हुआ है। अब N के सामने N भी पड़ा हुआ है, तो सोचेगा यार N से N का बॉन्ड बन जाए, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मजबूत है, तो N2 बन जाएगा और Cl अकेला यहाँ से कट लेगा। आई सपोज दैट आपको कुछ लॉजिक समझ में आया होगा। अब Ti है, ClF, ऑब्वियस सी बात है यार, TiF4 बनने वाला है, कोई मतलब उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो इधर क्या बनेगा? TiF4 बनेगा, एक तरफ O2 चला जाएगा, एक तरफ Cl2 चला जाएगा। इधर फिर देखो सिलिकॉन SiF4 बन जाएगा, प्लस Cl2 चला जाएगा, O2 चला जाएगा, ClF3 या W, ये WF के साथ चला जाएगा, WF6 तक जा सकता है। इनफैक्ट WF6 बना देना चाहिए, इसको 2 ले लेते हैं। और ये जो है 3/2 O2 वगैरह वगैरह अपन यहाँ से निकाल देंगे। इधर Cl2 हो जाएगा और इधर O2 हो जाएगा। आई होप सो मैंने आपको ये ठीक ठीक करेक्ट अच्छा पढ़ा दिया है, और आप लोगों को ये बातें समझ में भी आ गई हैं कुछ हद तक, ठीक है बेटा? अब सोचो, इसके अलावा और भी कुछ रिएक्शंस हो सकती हैं इसमें, देखा जाए तो थोड़ा लॉजिक लगाते हैं कुछ रिएक्शंस में। और जैसे मान लो मेरे पास ClF3 है और मैं उसकी रिएक्शन BF3 के साथ कराना चाह रहा हूँ, क्या रिएक्शन होगी यार? ClF के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या करेगा Cl? क्या Cl नहीं चाहेगा कि यहाँ से एक फ्लोराइड ट्रांसफर होकर इधर चला जाएगा, BF4 नेगेटिव बन जाए? और एडिशनल एडवांटेज ये होगा कि ये ClF2 पॉजिटिव बनेगा और ये BF4 नेगेटिव बनेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, which releases a lot of energy and because of which ये रिएक्शन ड्राइव आगे चली जाएगी। तो क्या मैं यहाँ से फ्लोराइड इधर ट्रांसफर कर दूं? because it has only 6 electrons, it is electron deficient, so I will have ClF2 और इसके गंजे पे लगाऊंगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हो जाएगा BF4 नेगेटिव। लॉजिक लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगना ही चाहिए लॉजिक, है ना बेटा? जैसे मान लो मैंने क्या किया, इधर लेकर के ClF3 ले लिया और यहाँ पर SbF5 ले लिया, करेक्ट है। अब वैसे कोई बोलेगा सर तो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है इसके अंदर, तो क्या दिक्कत है? ये क्यों लेगा? इसका तो कोई ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर d ऑर्बिटल खाली है, ये लुईस
एसिड की तरह काम कर सकता है। और यहाँ पर फ्लोराइड यदि इधर से इधर दे दिया जाए तो ClF2 पॉजिटिव वही है, आयनिक कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं आयनिक कंपाउंड जनरेट कर लूंगा, ClF2 पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा SbF6 और इसके गंजे पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शंस आपको हजम हो रही होगी। इसी प्रकार मैं ClF3 ले सकता हूँ और यहाँ पर PtF5 ले लेता हूँ। आगे आप समझ गए होगा, ClF2 पॉजिटिव और PtF6 नेगेटिव बन जाएगा। सो आई विल हैव ClF2 पॉजिटिव एंड PtF6 नेगेटिव। करेक्ट है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट झटापट, उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूं इसमें। ठीक है बच्चों, ओके डन। तो बहुत सारी रिएक्शंस मैंने आपको इसकी सुना दी है, मतलब कुछ एक रिएक्शंस इंटर हैलोजन कंपाउंड में और बता देता हूं मैं आपको। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में यदि हम और थोड़ी रिएक्शन लें, जैसे कि हम क्या करते हैं, मान लो सपोज आई हैव ICl, आप ही लॉजिक लगाओगे, प्लस NaBr, ICl प्लस NaBr रिएक्शन हो रही है। देन आई हैव ICl प्लस KBr रिएक्शन हो रही है। और ले लेते हैं BrF5Cl, BrF5CS रिएक्शन हो रही है, सीजियम फ्लोराइड। और बात करें तो IF5AF रिएक्शन हो रही है। मैं इनमें से आपको बस थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद आप लोग स्वयं जो है आंसर्स देना चालू करेंगे। IF7 प्लस CSF, और रिएक्शन किसकी करा दें अपन, मान लो IBr NaBr, IBr प्लस NaBr की रिएक्शन करा देते हैं, है ना बेटा। और रिएक्शन क्या करा दें, बस आई सपोज दैट इतना बहुत है, इसमें कोई मतलब इतने में भी काम चल सकता है ना। सोचो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ICl, क्या रिएक्शन होनी चाहिए यहाँ पर, यदि हम सोचे तो मतलब क्या रिएक्शन हो सकती है इस केस में, कौन किसके साथ में रिएक्शन कर सकता है ना बेटा। क्या ऐसा हो सकता है कि जो ब्रोमाइड है वो ICl को जाकर के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे बेटा। ICl, इसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज, इसके टकले पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो बॉन्डिंग और कर सकता है बेटा। तो क्या ये Na प्लस IClBr नेगेटिव बना सकता है? लॉजिकली सोचो, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है? अच्छा खासा ये एक आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि स्टेबल होगा। इधर सोचो, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये K प्लस IClBr नेगेटिव बन सकता है बेटा? ये सीजियम प्लस है, ये फ्लोराइड है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीजियम प्लस BrF6 नेगेटिव बन सकता है बच्चों। ये K प्लस है, फ्लोराइड है, तो क्या ये K प्लस IF6 नेगेटिव बन सकता है? IF7 है, तो क्या सीजियम प्लस IF8 नेगेटिव बन सकता है? एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी Na प्लस IBr2 नेगेटिव बन सकता है। लॉजिकली बात करें तो करेक्ट है रिएक्शंस, और हमें उसको एज सच रटने की जरूरत नहीं है, हमें उसको समझने की जरूरत है। ठीक है ना बच्चों, आई सपोज दैट इतनी बात सबको समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा होता है बेटा इनके शेप्स, जिस पे बात होती है, कोई भी चीज ले लो, जैसे आपने IF ले लिया तो लीनियर शेप होगा, इसमें क्या बड़ी बात है ना। IF3 आपने ले लिया, तो अब आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 फ्लोरीन, 3 सिग्नल बॉन्ड बनाएगा, 1 1 1, इसका मतलब 3 तो गए बॉन्डिंग में, 1 2 3, और बचे 2 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर,
3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, मतलब 3 + 2 स्टेरिक नंबर आया 5 बराबर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो हम शेप कैसे बनाते हैं, जब भी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आए बिना दिमाग लगाए कुछ यूं लो, ट्राइगोनल प्लेनर, क्यों मार दिया, लोन पेयर सदा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल पोजीशन है। इसके लिए चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा। एक लोन पेयर इधर लगा दो, एक लोन पेयर इधर लगा दो, आयोडीन बीच में है, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर। आप समझ गए होगे ये थोड़ा सा बेंट टी शेप स्ट्रक्चर बनने वाला है। ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, थोड़ा सा बेंट टी शेप बनेगा, लोन पेयर पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये इसका शेप हो गया बेंट टी शेप, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब IF5 की बात करूं तो एक लोन पेयर बचेगा और 5 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, तो मैं कैसे स्ट्रक्चर बनाऊं, इधर बना देता हूं, इधर बनाऊं तो 5 मतलब एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, मतलब 5 + 1 बराबर 6 बराबर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है स्ट्रक्चर हरदम कुछ ऐसा बनाना है, और लोन पेयर अपन इस पोजीशन पे लगा देते हैं, सो कॉल्ड एक्सियल तो होती नहीं है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन अपन इसको एक्सियल मानते हुए इधर लोन पेयर रख देते हैं, वो भी हमारी सुविधा के लिए। एक्चुअली इधर भी रखो तो बात सेम ही है, लेकिन हमें उतना अच्छा दिखाई नहीं देता, इधर रख के ज्यादा आसानी से दिख जाता है। इधर एक फ्लोरीन, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल विथ नो बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, इसमें कितने बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं, एक भी बॉन्ड एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं है। यदि आपको इसको समझना है तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स को आपको देखना चाहिए, वहां पर डिटेल में इस बात को समझा देते हैं, है ना बेटा। मैंने अभी अपलोड नहीं किए हैं कोई बॉन्डिंग के लेक्चर, क्योंकि वो सब चैप्टर्स बच्चों को आते हैं, जो चैप्टर बच्चों की प्रॉब्लम है वो मैं पहले आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब चीजें है ना, एस ब्लॉक ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मेटलर्जी हो गया, तो ये सब बच्चों को डिफिकल्ट चैप्टर लगते हैं। बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, ये सब बच्चों ने पढ़े होते हैं, कहीं भी वो पढ़े, लेकिन जो चैप्टर ने कम पढ़े होते हैं वो वाले चैप्टर में आपके लिए एनसीईआरटी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो, तो आई सपोज दैट इतनी बात सबको क्लियर है। इसके बाद IF7 की बात करें तो IF7 कैसा होता है, 7 के साथ चलेगा बेटा बॉन्डिंग में, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और शेप जो है पेंटागोनल प्लेनर बाइपिरामिडल, पेंटागोनल प्लेनर बाइपिरामिडल। कोई रॉकेट साइंस की एकदम सरल सिंपल सी बात है इसके अंदर। तो ये था किसके बारे में बेटा, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है बेटा, किसके बारे में बताया, इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक है पॉलीहेलाइड आयंस और सूडो हेलाइड्स, पॉलीहेलाइड आयंस एंड सूडो हेलाइड्स। क्लियर है, वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं। अभी आज के लिए इतना ही है, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक पॉलीहेलाइड्स एंड सूडोहेलाइड आयंस। ठीक है बेटा, चलो तब तक के लिए विराम देते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज।